क्या है? अमोनिया का सूत्र है NH3। कैसे बनता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ये अमोनिया बनता है, ये लो। और इस विधि को बोला जाता है हेवर विधि। कौन सी विधि बोला जाता है? हेवर विधि बोला जाता है। तो अमोनिया निर्माण की हेवर विधि, ये व्यावसायिक रूप से अमोनिया बनाने की एक विधि होती है। निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में करते हैं? जल की स्थायी कठोरता, भाई फिटकरी शब्द को शुद्ध कर लेना है ना, ये शुद्ध शब्द होता है फिटकरी। हिंदी की अशुद्धियां भी मैं बताता हुआ चलूंगा, ताकि हिंदी में आपके 20 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। अशुद्धि वाले सवाल भी आएंगे 1 2 3। फिटकरी शुद्ध होता है, ठीक है। तो जल की स्थायी कठोरता, कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मैं ये सूत्र लिखता हूं, इसका इस्तेमाल होता है। आप पहचानना किसका सूत्र है, Na2CO3.10H2O। इसका इस्तेमाल किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। किसका सूत्र है ये सूत्र है आपका धावन सोडे का, कपड़े धोने का सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, विरंजक चूर्ण कहते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और फिटकिरी, फिटकिरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फिटकिरी का सूत्र है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। और ये धावन सोडे का सूत्र हो गया, कपड़े धोने का सोडा, धावन सोडा, ठीक है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करे, तो यहां पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसी से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर धातु पानी से क्रिया करे तो आपको निकालनी है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकालनी है? हाइड्रोजन गैस। और जब धातु अम्ल से क्रिया करे तब भी आपको कौन सी गैस निकालनी है? हाइड्रोजन। तो यहां सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। एक प्रश्न और आएगा ऐसा, देखो, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालता है? यहां पर भी अम्ल कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज के साथ जलती भी है ना, फट फट की आवाज के साथ जलती है। आवाज ऐसे लिखते हैं, अरबी का शब्द है ना, आवाज के साथ जलती है। ये लीजिए, तो फटफट की आवाज के साथ जलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलो, ट्यूबलाइट में भरी होती है। भाई ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? चेक करो एक बार, ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो ट्यूबलाइट में दोस्तों ऑर्गन गैस भी होती है और पारे की वाष्प भी होती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा और तीसरा, ये दोनों सत्य कथन है, दोनों सत्य है, ठीक है। ये मैं इस प्रश्न को डिलीट कर देता हूं। यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ी त्रुटि होगी इस प्रश्न में, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, ठीक है। कम दाब पर ऑर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प, दोनों का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेंजर गैस कौन सी है? स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस किसको कहते हैं? बेसिक सा प्रश्न, स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस। तो आपको पता होना चाहिए, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इन गैसों को हम कहते हैं अक्रिय गैस या नोबल गैस, अक्रिय गैस या नोबल गैस, ठीक है। और जीनॉन को कहा जाता है कौन सी गैस? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, अजनबी गैस। कौन सा हास्य गैस है? हास्य, लाफिंग गैस जिसको कहा जाता है ना, हास्य गैस। ये लाफिंग गैस जिसको सूंघने से हंसी आती है, बेहोशी भी आती है काफी बार, है ना। तो ये लाफिंग गैस या हास्य गैस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आप पहचानो, N2, ये इसका फॉर्मूला है। बताओ कौन सी होगी? तो पहचान लोगे, ये होगी नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रियाओं में जो सिलेंडर है उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो भाई सिलेंडर जो लेकर जाते हैं गोताखोर, उसमें एक तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो होगी होगी, और साथ में कौन सी होती है? हल्की गैस होती है, हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा सीधा एग्जाम में छपता है। वाटर गैस कौन सी है? वाटर गैस, सीधा सीधा एग्जाम में छपता है, वाटर गैस कौन सी है? वाटर गैस कौन सी, ठीक है। यस, वाटर गैस पूछा है, ये याद रखना। CO+H2, अगर इन दोनों को मिला दोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों को मिला दोगे तो वाटर गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बन जाएगी? वाटर गैस। चलो भाई, भारी जल
बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, भारी जल हैवी वाटर, और भारी जल नॉर्मल जल का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल जल का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है H2O। लेकिन भारी जल जब आए तो फॉर्मूला आता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, है ना। भारी जल D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से इसे जानते हैं, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा भाई? हाइड्रोजन को जलाओगे तो जल बनेगा, क्या बनेगा? जल बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से तो पानी बनेगा, पानी, क्योंकि जलाते हमेशा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। किसी भी चीज में आग लगती है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में लगती है, ठीक है। तो जलाते हमेशा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ, ये प्रश्न तो एग्जामिनर का फेवरेट होता है भाई, यूपीएससी तक पूछा जाता है। ये शुष्क बर्फ आरएस वगैरह में भी खूब पूछा जाता है प्रश्न तो। और शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कौन सी बर्फ कहा जाता है? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, या शुष्क बर्फ के नाम से इसे जानते हैं। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है, ये प्रश्न पढ़ो एक बार, है ना। और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है एक बार। इस कॉन्सेप्ट का सवाल आपको आना चाहिए, ये प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। लोहे की चादरों को जंग से बचाने के लिए उन पर यशद लेपन किया जाता है। क्या किया जाता है? यशद लेपन, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, यशद लेपन। तो यशद लेपन किया जाता है, ये तो पता चली गया। और उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहते हैं, जिसमें ऐसी चीजों पर, लोहे पर जस्ते, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, ताकि उन पर जंग ना लगे। क्या ना लगे? जंग ना लगे उन पर, ठीक है, उन पर जंग ना लगे। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट, बताओ भाई। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ध्यान रखना, बॉक्साइट यहां पर एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और एक और एग्जांपल याद रखना, सिनेबार, ये भी बहुत पूछा जाता है। सिनेबार ये मरकरी या पारे का अयस्क होता है, फॉर्मूला होता है HgS, और ये मरकरी या पारे का अयस्क है। ये मरकरी या पारे का अयस्क होता है, सिनेबार, HgS, सिनेबार, ठीक है। ये मरकरी या पारे का अयस्क होता है, ठीक है, सिनेबार, HgS। चलिए, सिंपल सी कहानी है यहां तक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा भाई, पहली बार ब्रिटेन, जर्मनी की राजधानी पेरिस, शायद जर्मनी की नहीं, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस, शायद, है ना, फ्रांस की राजधानी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वहां पे इसको पहली बार बनाया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। किस तत्व को मिट्टी के तेल में संभाल के रखते हैं? बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सोडियम जो होता है इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, नहीं तो आग पकड़ लेता है। सोडियम बहुत ज्वलनशील होता है, सोडियम मुलायम भी होता है, चाकू से काटा जा सकता है ना। सोडियम, या ऐसे समझ लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये मुलायम धातुएं हैं, मुलायम धातुएं हैं। इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ये ऐसी धातुएं होती हैं। मोती किस चीज का बना होता है भाई? मोती, तो मोती में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पाया जाता है मोती में? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और मोती किस में पलता है? सीप में पलता है मोती। किस में पलता है? सीप में। पर्ल ओयस्टर, मोलस्का संघ के जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें पलता है मोती। कौन कठोरतम धातु है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्या सोना है? Au। क्या लोहा है? Fe। क्या प्लेटिनम है? Pt।
या क्या टंगस्टन है W? बताओ भाई, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु, हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर धातु, तो यहाँ पे आपको टिक करना है टंगस्टन पे। सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। अब आपको बताना है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु। अब आपको बताना है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, आपको बताना है सबसे हल्की और सबसे भारी। तो जब हल्की धातु की नाम आता है तब आपके दिमाग में तुरंत नाम आता है लिथियम का। एल्यूमिनियम को तो काट ही दो, लिथियम का नाम आता है। लेकिन भारी का नाम में पारा का नाम नहीं आता, ओस्मियम आता है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिथियम और ओस्मियम। लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम सबसे भारी। अगर पूछे सबसे हल्की गैस, अगर पूछे सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। कई लोग सोच रहे होंगे हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन होती है। और पूछे सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस, तो ये होती है आपके पास हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है, लेकिन सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सिंपल है। चलिए, भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन है, अगर पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन है, अगर पूछे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन है, और अगर पूछे पृथ्वी की सतह या भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा कौन है, तीनों का उत्तर अलग अलग देना है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन, सूर्य में भी। वायुमंडल में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन गैस 78%, और भूपर्पटी में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। शरीर में भी ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, चलो हो गया ये। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, या किस अधातु का उपयोग करते हैं? बताओ। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किस अधातु का प्रयोग करते हैं? तो यहां पर क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का, किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। ये हेलोजन होते हैं चारों। क्या होते हैं? हेलोजन। चारों के चारों हेलोजन परिवार है, हेलोजन है। आयोडीन चमकीला होता है भाई, चमकीली अधातु है, एकमात्र चमकीली अधातु, और ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस। जबकि क्लोरीन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, द्रव अधातु का उदाहरण है। स्टार लगा लेना, ये हर एक प्रश्न बन सकता है यहां से। और मैंने ये यहीं तक लिखना था हेलोजन। ठीक है, सल्फर तो गंधक है, और क्लोरीन ये भी गैस अवस्था में पाया जाता है, गैस। ठीक है, चलो। कौन सी धातु चमकीली होती है? लो भाई, सीधा सीधा प्रश्न आ गया, आयोडीन चमकीला होता है। ठीक है, तांबे के संदूषण या तांबे से बचाने के लिए, ठीक है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जो पीतल होता है, पीतल ये एक प्रकार की मिश्र धातु होती है भाई। पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु। पीतल एक प्रकार का एलॉय यानी कि मिश्र धातु होता है, जो दो से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसको ताम्र यानी तांबा, तांबा यानी कॉपर, कॉपर पर जंग ना लग जाए या कॉपर खराब ना हो जाए, इसको बचाने के लिए इस पर रांगे या टिन की परत चढ़ाते हैं, एसएन, रांगे या टिन की परत चढ़ाई जाती है। चांदी के बर्तनों को अगर खुला रख दोगे तो उनपे क्या लगने लगेगा? काले पड़ जाएंगे वो। और उनके काले पड़ने का कारण क्या है भाई? चांदी के बर्तनों को जब खुले में रखते हैं तो उनके काले पड़ने का कारण क्या है? उनके काले पड़ने का कारण है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। सिल्वर सल्फाइड की वजह से वो काले पड़ जाते हैं भाई। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से काले पड़ जाते हैं। सिल्वर सल्फाइड की वजह से काले पड़ जाते हैं। ठीक है, चलो। इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? धातु की बात कर रहा है, धातु।
तो एक तो प्रश्न ये आता है एग्जाम में कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका तो सीधा सीधा उत्तर होता है मरकरी यानी कि पारा, सीधा सीधा उत्तर होता है मरकरी या पारा। लेकिन यहाँ कह रहा है हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु एक तो गैलियम और दूसरा सीजियम। याद रखना, एक तो गैलियम और दूसरा सीजियम, ये दो धातु ऐसी हैं जो हथेली पे रखते ही पिघल जाएंगी। ठीक है, गैलियम और सीजियम। कौन सा धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील? एक सारणी बनाता हूं और उस सारणी की मदद से हमको ये पता चल पाएगा कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। देखो भाई, क्रियाशीलता वाली सारणी है कर्ण, ने, कार, मांगी, अल्टो, क्रेटा, जिंक, फरारी। पापा है, क्यों, होगी, आगे, और, पिटाई। अब चेक कर लो तुम्हारी धातुएं कहां आ रही है। मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये रहा, आयरन, ये रहा, कॉपर, ये रहा। बताओ सबसे ऊपर कौन आ रहा है? मैग्नीशियम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया? मैग्नीशियम। जो जितना ऊपर आएगा वो उतना ही क्रियाशील होगा, जो नीचे आएगा वो उतना ही कम क्रियाशील होगा। ठीक है, उतना ही कम क्रियाशील होगा। सिंपल। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखना, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। अधिक विद्युत चालकता, अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी? अधिक विद्युत चालकता, जिसकी विद्युत चालकता ज्यादा है, बताओ। जिसकी विद्युत चालकता ज्यादा है वो धातु कौन सी है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या सीसा? कॉपर या तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, अर्जेंटम या एजी कहते हैं सिल्वर, है ना, और सीसा लेड, सीसा। तो यहां पर चांदी आपको टिक करना है, चांदी। ठीक है, 100वां प्रश्न भाई, देखो आधे प्रश्न हो जाएंगे इसके बाद, है ना। 100वां प्रश्न आ रहा है, 100वां प्रश्न आ रहा है। देखो, उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु कौन सी होती है? जैसे सोना, प्लेटिनम, ऐसी उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना, यहां पर हम प्रयोग करते हैं एक्वारेजिया का। किसका प्रयोग करते हैं? एक्वारेजिया। और इस एक्वारेजिया को हम शाही जल भी कहते हैं, शाही जल, रॉयल वाटर। एक्वारेजिया को हम शाही जल या रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इस एक्वारेजिया का? HCl और HNO3 दो से मिलकर बनता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जब ये 3:1 में मिलाए जाते हैं तब जाके बनता है आपका एक्वारेजिया। ठीक है, अम्लराज कहते हैं, अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज। अम्ल का राजा नहीं, अम्लराज कहते हैं। ठीक है, शाही जल या रॉयल वाटर भी कहते हैं। शाही रोग कहते हैं हीमोफीलिया को, लेकिन शाही जल कहते हैं अपन आपके एक्वारेजिया को। तो यहां आपके कितने प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों? 100 प्रश्न हो चुके हैं, 100। यहां आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब 1 मिनट का मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा सा रेस्ट। 1 मिनट का रेस्ट का मतलब एक प्रश्न पर आपको सोचने का मौका दे रहा हूं, अगले प्रश्न पर 1 मिनट का रेस्ट भी हो जाएगा इस बहाने से, और आपको मौका भी मिल जाएगा प्रश्न पर सोचने का। ठीक है, चलो इस प्रश्न का जवाब सोचो, और 1 मिनट तक थोड़ा सा मेरे गले को भी रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सोचो भाई जल्दी से।
चलिए जी, तो आ जाइए वापस से अब। और क्या उत्तर दिया आप लोगों ने? सबसे कठोर धातु, देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में ये सीधे छपने वाले हैं आपकी बार, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आपकी बार सीधे छपने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बड़े गौर से पढ़ लेना भैया ना, अच्छे से पढ़ लेना इन प्रश्नों को, कोई प्रश्न रह ना जाए, ठीक है। देखना, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। सबसे ज्यादा कठोर धातु, तो थोड़ी देर पहले आया था ये इस तरह का प्रश्न और हमने एग्जाम्पल दिया था टंगस्टन का। किसका एग्जाम्पल दिया था? टंगस्टन का एग्जाम्पल दिया था हमने, ठीक है। हमने टंगस्टन का एग्जाम्पल दिया था, टंगस्टन का, ठीक है। चलो, और टंगस्टन का अगर हमसे लैटिन नाम पूछा जाए, लैटिन भाषा में नाम क्या होगा? तो इसका लैटिन भाषा में नाम होता है, डब्लू से याद रखना, बुलफॉर्म। इसका लैटिन भाषा में नाम होता है बुलफॉर्म, ठीक है। ये इसका लैटिन भाषा में नाम होता है, ठीक है, टंगस्टन का। सिंपल है। चलो, अगला प्रश्न है, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में, भाई हाई टेम्परेचर होता है अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष यान जो भेजे जाते हैं यहां से, उनमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है जो अत्यधिक तापमान से रक्षा कर सके, सहन कर सके अत्यधिक तापमान को, ठीक है। बताओ भाई, आयरन, टाइटेनियम, निकिल या लेड या सीसा? बताओ भाई, कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं हाई टेम्परेचर से रक्षा करने के लिए? जो अपने यान होते हैं इनकी रक्षा करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताओ, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बताओ, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका टाइटेनियम का उपयोग करते हैं, टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। चूहों का विष, कितना प्यारा प्रश्न है भाई। कहते हैं ना, चूहों का जहर खा लिया मैंने, चूहे मारने की दवा खा ली। आपने अधिकतर लोगों को कहते सुना होगा कि भैया मैंने चूहे मारने की दवाई खा ली, ठीक है। आपने अधिकतर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने चूहे मारने की दवा खा ली। क्या होता है चूहे मारने की दवा? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड चूहों का विष होता है, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक, फोटोग्राफी में यूज कौन सा करते हैं? ये भी बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मानता हूं मैं इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार छप जाए आपके पेपर में, ढंग से देख लो इसको। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में, ठीक है। फोटोग्राफी में यूज किसका करते हैं बताना एक बार? सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का या सिल्वर ऑक्साइड का? किसका यूज करते हैं फोटोग्राफी में? तो यहां पर यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr, ठीक है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में या फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देती है? कौन सी ऐसी धातु है जो गर्म जल से प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देती है जल की सतह पर? बताओ भाई, ये प्रश्न भी बड़ा खास है। कॉपर, चांदी या सिल्वर, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? कौन सी धातु है जो गर्म जल के साथ क्रिया करती है और पानी की सतह पर तैरना प्रारंभ कर देती है ना? तो याद रखना, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। और ये ठंडे पानी से तो क्रिया ही नहीं करती भाई, ध्यान रखना, मैग्नीशियम ठंडे पानी से तो अभिक्रिया ही नहीं करती, गर्म पानी से ही करती है ना, ठंडी पानी से क्रिया नहीं करती, ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती। ये मैग्नीशियम याद रखना, मैग्नीशियम, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है भाई, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक तो इसमें शब्द है हीम और दूसरा इसमें शब्द है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और हीम का मतलब होता है आयरन, Fe+2, लोहा, आयरन या लोहा, Fe+। बताओ कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन में? हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल
यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोड़ दो, ठीक है। बस याद रखना आयरन Fe+2 अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछे तो कितना हीमोग्लोबिन होता है भाई मनुष्य के शरीर में, तो याद रखना 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। सामान्य व्यक्ति के शरीर में 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में इतना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, 12 से 16 ग्राम। अमलगम, भाई ये तो बहुत ही फेवरेट प्रश्न आ गया। अमलगम बहुत बेसिक सा प्रश्न है। अमलगम, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम किसकी मिश्र धातु है भाई? अमलगम, ये लो, बहुत प्यारा फेवरेट सा प्रश्न है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम, अमलगम किसकी मिश्र धातु है बताओ? कॉपर और टिन की, मरकरी की, लेड और टिन की, या कॉपर और जिंक की? तो ध्यान रखना अमलगम हमेशा मरकरी में आपको याद रखना है। मरकरी यानी कि पारा, इसकी मिश्र धातु होती है कौन? अमलगम, ठीक है। मरकरी या पारे की मिश्र धातु होती है कौन सी? अमलगम, अमलगम, ठीक है। लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता मरकरी। किसके साथ नहीं बनाता? लोहे के साथ कभी अमलगम नहीं बनाता, मरकरी या पारा, ठीक है। याद रखना इस बात को भी, याद रखना इस बात को भी। आगे चलो, किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता? पारा, मरकरी का उपयोग। देखो भाई, थर्मामीटर में तो होता है, टेम्परेचर मापते थे थर्मामीटर में पहले। स्पाइगोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने के लिए, इसमें भी होता है। ये तापमान मापने वाला, इसमें भी होता है। और बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब मापता है, इसमें भी यूज होता है किसका? पारे का। तो एक ही मशीन बची, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे बोलते हैं ना, यूएसजी, इसमें यूज नहीं होता, इसमें यूज नहीं होता, ठीक है। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा भाई, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई सवाल होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई सवाल होगा। नो, चांस ही नहीं है। बताओ कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में देखने को मिलती है? ये धातु कौन सी है? मरकरी या पारा। और इसका लैटिन भाषा में नाम याद रखना, हाइड्राजीरम या हाइड्राजीरियम। इसका लैटिन भाषा में नाम याद रखना, हाइड्राजीरम। 80 नंबर पे आता है भाई। पारा कितने नंबर पे आता है? 80 नंबर पे आता है पारा, ठीक है। पारा 80 नंबर पे आता है, 80। बताओ यहां तक की कहानी क्लियर? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों मुलायम धातु है। मुलायम, थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये तीनों मुलायम धातुएं हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। चलो, कौन सा यौगिक है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार दर्शाता है? अम्लीयता वाला व्यवहार भी दर्शाता है और क्षारीयता वाला व्यवहार भी दर्शाता है। ऐसा कौन सा यौगिक है? सुनना, जब धातु की क्रिया अपन वायु से करवाते हैं तो बनता है धातु ऑक्साइड, और ये धातु ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। वहीं जब अधातु की क्रिया अपन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो बनता है अधातु ऑक्साइड, और ये अधातु ऑक्साइड होता है अम्लीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं धातुओं के जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, और उनमें से एक है आपके पास Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करता है। करना चाहिए था क्षारीय व्यवहार, लेकिन दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। चलो, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? तन्य का मतलब होता है जिसको पीट पीट कर जिसका लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा तन्य धातु या सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल जिसका सबसे ज्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है वो धातु है आपके पास गोल्ड यानी कि सोना।
गोल्ड सोना, जिसका लैटिन भाषा में नाम होता है ओरम, ठीक है, 79 नंबर पे आता है, ठीक है, ओरम। ऐसा कहते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में होता है 18 कैरेट सोना। सबसे पहले तो ये पता हो कि सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का है, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, 100% शुद्ध सोना। इसके 4 टुकड़े कर लो, मैं कह रहा हूं मैथ तो आप पढ़ते ही हो आपके हैवी सिलेबस में। 6 कैरेट 6 कैरेट 6 कैरेट 6 कैरेट, बताओ एक टुकड़ा कितने परसेंट का हुआ। अगर ये 100% है तो ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। ये कितना कैरेट बोल रहा है, 18। ये लो, ये तीनों को उठा लो, बताओ कितना परसेंट हो गया, 75%। थोड़ी सी मैथ लगानी है भाई, है ना। एक चीज याद रखना, सोने की शुद्धता, ये जो कैरेट शब्द है ना, कैरेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कैरेट। इसमें सोने की तो शुद्धता मापी जाती है कैरेट में, सोने की तो शुद्धता मापी जाती है किसमें, कैरेट में। लेकिन हीरे का वजन मापा जाता है, जो डायमंड होता है ना हीरा, उसका वजन मापा जाता है कैरेट में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, सोने की शुद्धता और हीरे का वजन, ये दोनों कैरेट में मापे जाते हैं, ठीक है, दोनों कैरेट में मापे जाते हैं। चलो भाई, ये लो भाई, यहां पे आपका धातु अधातु भी मामला निपट गया। यहां आपका धातु अधातु वाला मामला भी निपट गया। अब आपके पास 2 ही चैप्टरों की चुनौती है, अब आपके पास 2 ही चैप्टरों की चुनौती है दोस्तों, केवल 2 चैप्टर। अब आपके पास केवल 2 चैप्टरों की चुनौती है, और वो 2 चैप्टर कौन कौन से, एक तो है प्रकाश लाइट और एक मानव शरीर, ठीक है। यस, तो अब आपके पास 2 चैप्टरों की चुनौती है। आइए शुरू करते हैं प्रकाश यानी कि लाइट से। प्रकाश यानी कि लाइट से अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रकाश या लाइट से। आ जाओ, प्रकाश या लाइट। सबसे पहला प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी जिससे कम फिर हम देख नहीं पाएंगे चीजों को, अगर उससे 5 चीजें आ गई तो एक तो होती है अधिकतम दूरी, ये तो होती है अनंत यानी कि इन्फिनिटी, अधिकतम दूरी ये तो होती है अनंत यानी इन्फिनिटी, और एक होती है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी ये याद रखना 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। कहा गया 25, ये रहा 25 सेंटीमीटर। 5 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, आपको तो अपने सही उत्तर से मतलब है। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की, एक प्लेन मिरर की वक्रता त्रिज्या। तो ध्यान रखना दोस्तों, समतल दर्पण जो होता है इसकी चाहे वक्रता त्रिज्या पूछे और चाहे फोकस दूरी पूछे, क्योंकि फोकस दूरी भी तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे वक्रता त्रिज्या पूछे और चाहे फोकस दूरी पूछे, दोनों की दोनों अनंत होती है, इन्फिनिटी। दोनों की दोनों कितनी होती हैं, अनंत, इन्फिनिटी होती है, अनंत। ये लो, अच्छा एक बात और याद रखना, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी एक विशेषता हमेशा याद रखना, वो हमेशा आभासी, वो हमेशा कैसा बनेगा, काल्पनिक, इमेजिनरी, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर, और पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन ये शब्द कई बार पूछा गया है, इसको एज इट इज याद रखना। पार्श्व परावर्तन का मतलब होता है आपका जो बायां भाग है वो उसमें दायां दिखता है और आपका दायां भाग उसमें बायां दिखता है, बस ये याद रखना, ठीक है। चलो याद रहेगा। चलो भाई, इंद्रधनुष, रेनबो, 7 रंगों वाला इंद्रधनुष
कौन कौन से 7 रंग आपको पता है? विबग्योर, ये 7 रंग है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला। देखो बैंगनी, नीला, नीला पहले आता है तो ये तो गलत हो गया। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, हरा पहले आता है, ये भी गलत हो गया। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, बैंगनी पहले आता है, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है, नीला, हरा, पीला। एक ही ऑप्शन है जिसमें इंद्रधनुष दे रखा है, सही रंग दे रखे इंद्रधनुष के, ठीक है। चलो, कार के पीछे जो बैक मिरर होता है, जो पीछे का दृश्य दिखाता है, वो कौन सा मिरर होता है पीछे का दृश्य दिखाने वाला? वो हमेशा होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की खास बात यह है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इसका यूज किया जाता है किसमें? बैक मिरर के रूप में, पीछे का नजारा देखने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो, तो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। हाँ भाई, ये प्रश्न पढ़ो अब, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करो एक बार। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करो एक बार जल्दी से। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करो जल्दी से एक बार। हाँ भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हमें हरी घास का रंग हरा दिखता है, या कोई भी चीज का रंग वैसा ही दिखता है, क्यों? क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों तक क्या कर देती है? वो वस्तु परावर्तित कर देती है। बाकी रंगों को तो खा जाती है और हरे रंग को हमारी आंखों पे भेज देती है, इसलिए वो हमें हरे रंग की दिखाई देती है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखता है? लाल दिखता है, बड़ा भी दिखता है और लाल भी दिखता है। बड़ा क्यों दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लाल क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लाल क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये हमें लाल दिखता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें लाल दिखता है, ठीक है। चलो, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकाश का रंग निर्धारित होता है भाई। प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है, किस चीज से? तो देखो, प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश की हम बात करते हैं, जो प्रकाश हमें दिखता है दृश्य प्रकाश, तो उसके जो 7 रंग होते हैं दृश्य प्रकाश के, विबग्योर, इनका निर्धारण ही तरंग दैर्ध्य के आधार पर होता है। तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ या लैम्बडा के आधार पर होता है। तरंग दैर्ध्य कहां से शुरू होती है? 400 से शुरू होती है और चलती है 780 नैनोमीटर तक। तो ये तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनका रंग निर्धारित होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के आधार पर। और तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो तारे का रंग तो उसका टेम्परेचर दर्शाता है। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वो रंग लाल लाल की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो तारे का जो रंग है वो क्या दर्शाता है? उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान दर्शाता है। तापमान या टेम्परेचर दर्शाता है तारे का रंग। तारे का रंग हमेशा उसका टेम्परेचर या तापमान दर्शाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की? चलिए, अगला प्रश्न सुनना। अब बात कर रहा है ये प्रकाशिक तंतु के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर, सिलिका का बना एक तार होता है ना ऑप्टिकल फाइबर, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो दोस्तों, ये प्रकाश तंतु, या 4-5 और उदाहरण में लिख रहा हूं, जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा मरीचिका या मृग तृष्णा, मरीचिका या मृग तृष्णा, हिरण को जो पानी दिखता है,
रेगिस्तान में, है ना। ये सब किसके अंदर आते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर होने वाली घटनाओं में शामिल होते हैं ये लोग, ठीक है। चलो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब, इसकी शर्त क्या है? तो इसकी शर्त याद रखना भाई, इसकी शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एज इट इज पूछी जाएगी आप लोगों से, घुमा फिरा के कैसे भी पूछी जा सकती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त यह है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, तब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें देखने को मिलता है। अब भाई कब जाती है? तो देखो, वायु से कांच, विरल से सघन, वायु से जल, विरल से सघन, जल से कांच, विरल से सघन, एक ही ऑप्शन है हीरे से कांच में। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा? प्रश्न पढ़ो, गंभीरता से सॉल्व करो इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोगों के मतलब का प्रश्न है भैया ना, आप लोगों के मतलब का प्रश्न है ये, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके साथ क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब उसके साथ क्या होता है? यस, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? देखो भाई, जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो दो घटनाएं होंगी, कौन कौन सी होंगी? दो घटनाएं सुनना। पहली घटना, आपको पता है प्रकाश का वेग माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है, माध्यम की सघनता अगर बढ़ेगी तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कम। इसका उल्टा करो, अगर सघनता कम होगी, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है, सघनता कम हो रही है तो वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो घटने वाले तो ऑप्शन ही गलत कर दो, चाल हमेशा बढ़ेगी क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही है, और जिसकी चाल बढ़ जाती है तो वो पास आती है, दूर जाती है, दूर जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये लीजिए, सही है मामला। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सही चल रहा है एकदम ओके कंडीशन में? चलिए आगे बात करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, देखो भाई ये अपवर्तन वाली घटना की बात कर रहा है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो देखो इसका वेग बदलेगा, माध्यम बदलते ही वेग बदलेगा, इसकी दिशा बदलेगी, है ना, इसकी तीव्रता बदलेगी, इंटेंसिटी, ठीक है, और इसका तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा, लैम्बडा, इसका तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती और वो है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। चलो, आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है, सिंपल, समझ में आ गया सवाल। चलो, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगेगा भाई? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना दूर है सूर्य से पृथ्वी? 15 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर, है ना, इतनी दूर है लगभग। कितना समय लगता है? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग होता कितना है? प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो यहां पर देख सकते हैं आप 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ऑप्शन में है नहीं, वैसे एक्यूरेट समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास, या 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास का समय लगता है धरती तक आने में प्रकाश को, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। चलो, प्रकाश किरणें की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश किरणों की प्रकृति कण जैसी होती है, तरंग जैसी होती है, या दोनों जैसी? बताओ भाई,
प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है भाई, है ना। तो प्रकाश किरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है, और ये सिद्धांत दिया था डी ब्रॉगली ने। किसने दिया था? डी ब्रॉगली ने। द्वैत प्रकृति सिद्धांत, डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, है ना। चलो, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से, कौन सा लेंस दे रखा है? उत्तल लेंस से, अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती हैं? चलो भाई देख लेते हैं। तो जो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की, है ना, चित्र से समझते हैं इसको। देखो, पहले मुझे उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा। ये मैंने उत्तल लेंस बना दिया, ठीक है। ये मैंने कौन सा लेंस बना दिया? उत्तल लेंस मैंने यहां पर बना दिया है। चलो, जब मैंने यहां पर उत्तल लेंस बनाया तो मेरे सामने क्या स्थिति आई? ये हो गई मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी? फोकस। तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है भाई? मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये उत्तल लेंस है, ये इसका फोकस है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। इस तरह से ये काम होगा। अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें कहां से निकलेंगी? फोकस से निकलेंगी। इसी वजह से ये लेंस क्या करता है? किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। ये लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, अभिसारी। हाँ भाई, ये प्रश्न सॉल्व करो, एक अच्छा सवाल है, और मुझे उत्तर बताओ जल्दी से, क्या उत्तर आएगा इसके अंदर? फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या उत्तर आएगा इसके अंदर, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ इसके अंदर क्या उत्तर आएगा। बताओ भाई क्या उत्तर आएगा। देखो, परावर्तन कोण दे रखा है आर का मान 45 डिग्री। तो सीधी बात है, आपतन कोण पूछा है। आपको पता है कि परावर्तन का नियम, पहला नियम, सॉरी दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बराबर। इसका मतलब जितना परावर्तन कोण उतना ही क्या होगा? आपतन कोण। सीधा सा पॉइंट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ठीक है। ये एंगल आई बराबर एंगल आर, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, द्वितीय नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। चलो, ये प्रश्न भी देखो भाई, बहुत मजेदार प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करो एक बार। जैसे तुमने इसमें दिमाग लगाया वैसे इसमें भी दिमाग लगाओ। दो समतल दर्पण और ये परस्पर लंबवत रखे हुए हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पर रखे हैं। लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, 90 डिग्री। और इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। इनके बीच में कोई वस्तु रखी है, ये दो समतल दर्पण रखे हैं, ठीक है। ये दो समतल दर्पण रखे हैं और इनके बीच में कोई वस्तु रखी है यहां पर, ठीक है। इनके मध्य रखी वस्तु देख लो, 90 डिग्री पर हो गए दोनों, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी बताओ भाई जल्दी से, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ध्यान रखना, जब इस तरह का कोण दिया जाए आपको और प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है 360 बटा थीटा माइनस 1। 360 बटा थीटा, थीटा कितना है? 90 माइनस 1, 4 माइनस 1। बताओ भाई कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे, 3। चलिए, 3D फिल्म देखने के लिए भाई, 3D फिल्म जो आजकल चल रही है लेटेस्ट मार्केट में, 3D फिल्म देखने के लिए कौन से चश्मों का उपयोग करते हैं?
नॉर्मल चश्मे तो नहीं होते, वो पोलराइज्ड होते हैं, पोलराइज्ड चश्मे होते हैं, ध्रुवक, ठीक है, पोलराइज्ड होते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, इसको भी सॉल्व करो, दिमाग लगाओ इस प्रश्न में, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। देखो, प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आती है, आर पार तो जा नहीं सकती, पॉलिश हो रखी है, तो बताओ परावर्तन के बाद कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है, वक्रता केंद्र से नहीं, ध्रुव से नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, मुख्य फोकस से गुजरेगी। आसान सा प्रश्न है, करो, लगाओ फॉर्मूला, उत्तर लेके आओ जल्दी से। ये गलत लिखा हुआ है भाई, यहां पर है ना 6, ये 6 यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये पूछा जा सकता है तुम्हारे हिंदी की अशुद्धियों में, 6 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये गलत है, ये 6 ऐसे लिखा जाता है। हिंदी में भी याद रखना, हिंदी की अशुद्धियां भी बताता हुआ चल रहा हूं साथ में, क्या पता यहां से भी एक प्रश्न मिल जाए तो साइंस के साथ साथ हिंदी में भी भला हो जाएगा आप लोगों का, है ना। चलो लगाओ फॉर्मूला, n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1, 360 बटा 50 माइनस 1, 0 से 0 गया, 7.2 माइनस 1, 7.2 को कितना मानोगे? लगभग 8, 8 में से गया तो 7, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7 प्रतिबिंब बनेंगे, 7। चलो पढ़ो प्रश्न को और बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा। वस्तु को रख दिया है तुमने अवतल दर्पण के समक्ष, और वो भी कहां पर? वक्रता केंद्र पर। तुम ही बताओ, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, आभासी तो बनता ही नहीं है, आभासी की तो बात ही मत करो, छोटा भी नहीं बनता, इसकी बात मत करो, बराबर का बनता है। तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर का है। कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ये भी याद रखना, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की? तो याद रखना, वक्रता केंद्र पर ही बनता है ये प्रतिबिंब, ठीक है, वक्रता केंद्र पर। चलो भाई, किसी वस्तु का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, देखो छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा एक दर्पण से प्राप्त होता है, और वो कौन सा है? उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। इसको सॉल्व करो भाई, तो मानो तुम लोगों को कि तुम कलाकार हो, धुरंधर हो, इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसका उत्तर बताओ फटाफट से, तब मैं तुमको धुरंधर मानूंगा। यस, क्या है उत्तर? हाँ भाई, कर लिया सॉल्व। चलो देखो एक बार आ जाओ जल्दी से, लेंस की क्षमता दे रखी है प्लस का 2 डायोप्टर, फोकस दूरी निकालोगे 1/p 1/2 0.5, प्लस में या माइनस में? प्लस में, और प्लस कौन से लेंस का होता है? उत्तल का मामला है। चलो चेक करो, लेंस उत्तल है, अवतल तो हो ही नहीं सकता, उत्तल 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 दोनों सही है। फोकस दूरी प्लस या माइनस? फोकस दूरी 2 मीटर कैसे आ जाएगी? 2 मीटर तो हो ही नहीं सकती, 0.50, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, पहला ऑप्शन यहां पर
करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, जो तुम विज्ञान दिवस मनाते हो ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व विज्ञान दिवस नहीं है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है अपना। विश्व विज्ञान दिवस नवंबर दिसंबर के महीने में आता है, आई थिंक नवंबर में आता है शायद, है ना। ये 28 फरवरी को जो तुम मनाते हो ना, 28 फरवरी 1930 को इनको अवार्ड दिया गया था रमन प्रभाव के लिए, है ना, सीवी रमन को। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये सीवी रमन के चक्कर में मनाते हैं अपन, सीवी रमन। तो ये विकसित किया गया धूप के चश्मे, है ना, रमन इफेक्ट से हमें क्या विकसित किए गए, धूप के चश्मे विकसित किए गए, धूप के चश्मे। ठीक है, धूप के चश्मे विकसित किए गए। चलो, नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है जो दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लेंस पर झिल्ली बन जाना ये तो सीधा सीधा एक बीमारी की तरफ इशारा है, दोष नहीं है, बीमारी है। और इस बीमारी का नाम होता है मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट। इस बीमारी का नाम होता है मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट। ठीक है, मोतियाबिंद। फिर इसका उपाय क्या भाई, ऑपरेशन करवाओ, शल्यक्रिया सर्जरी करवाओ, तब जाके हटेगी, वरना नहीं हटेगी। ठीक है, मोतियाबिंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये प्रश्न 2 बार टाइप हो गया। ठीक है, चलो मोतियाबिंद कर लेना। सरल सूक्ष्म दर्शक, जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सरल और एक होते हैं संयुक्त। तो सरल वाले में एक ही लेंस काम में आता है, और वो लेंस कौन सा होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शक यंत्र में जो एक लेंस काम में आता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है किसके अंदर, सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइट में तो कौन सा यूज करते हैं, समतल तो करते नहीं है, उत्तल भी नहीं करते। अब बताओ वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं भाई, अच्छा प्रश्न है, दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है, दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है, तो समझ के जवाब दो। वाहनों के हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में कौन से मिरर, कौन से दर्पण का यूज करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर अगर परवलयीय दर्पण नहीं दे रखा होता तो हम किस पर टिक करते, अवतल पर टिक करते, लेकिन पहले परिवलयाकार दर्पण पर टिक करना है, परवलयाकार। ठीक है, चलो निकट दृष्टि दोष में चश्मा। अब यहां पे आपको सारे चश्मे और सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए इसी एक पॉइंट से। देखो 4 दोष याद रखना, 4। एक तो याद रखना निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसे अपन कहेंगे मायोपिया, मायोपिया। एक याद रखना दूरदृष्टि दोष, एक याद रखना दूरदृष्टि दोष जिसे अपन कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष जिसे अपन कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये दूरदृष्टि दोष हो गया। तीसरा दोष होता है जरा दृष्टि दोष, जरा, जरा नहीं जरा, जरा यानी थोड़ा सा होता है, तो जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। और चौथे नंबर पे आता है आपका दृष्टि वैषम्य दोष, दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता दोष, दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता दोष, दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता दोष, ये 4 तरह के दोष हैं। ठीक है, अब इन चारों दोषों में मैं आज आपको वो चीज सिखाने जा रहा हूं तो शायद आज तक किसी ने नहीं सिखाई, और ये प्रश्न आपको नई चीज सिखाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले चश्मे का नाम याद रखना, इसमें लगता है अवतल लेंस का चश्मा, चश्मे से प्रश्न आता है एक तो सीधा सीधा याद रखना, इसमें तो अवतल लेंस का चश्मा लगता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस का चश्मा, दूर दृष्टि दोष में लगता है